एक दौर था जब एस शंकर का नाम इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स में लिया जाता था और आज का दौर ऐसा है कि वही नाम सोशल मीडिया पर मीम मटेरियल बन चुका है। ये बात बोलने में बिल्कुल भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि उनके इस डाउनफॉल में सबसे बड़ा रोल खुद उनका ही है, क्योंकि जिस इंसान ने अपरिचित जैसी कल्ट क्लासिक फिल्म इंडियन सिनेमा को दी हो, अगर वही डायरेक्टर इंडियन 2 जैसी क्रिंज फिल्म बनाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। मैं पर्सनली एस शंकर को एक डायरेक्टर के तौर पर बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। आखिर जिस क्रिएटर ने अपरिचित, रोबोट और आई जैसी फिल्में बनाई हो, उसके अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं हो सकती। और अगर आप ध्यान से देखो तो इंडियन 2 से पहले तक उनकी फिल्मों को लेकर इतनी हेवी ट्रोलिंग कभी नहीं हुई। हो सकता है कुछ फिल्मों को ऑडियंस ने पसंद न किया हो, लेकिन क्रिंज जैसा शब्द शायद ही किसी ने पहले इस्तेमाल किया हो। लेकिन आज जो सडन डाउनफॉल दिख रहा है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है। तो इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या बदल गया। एस शंकर की फिल्म मेकिंग में ऐसा कौन सा चेंज आया जिसकी वजह से उनकी नई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो रही हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको कुछ जरूरी बात बताना चाहते हैं, इसलिए प्लीज इसे इग्नोर या स्किप मत करना। वैसे ये पूरी बात हम नहीं बल्कि हमारे एक करीबी और खास दोस्त लैडर फैक्ट्स यानी लैडर भाई बताएंगे, इसीलिए प्लीज 2 मिनट के लिए पूरा जरूर सुन लेना। पिछले साल 25 दिसंबर जो कि हम सबके लिए एक नॉर्मल दिन ही था, उसी दिन मेरे भाई कुंदन के पांव एंड फेस पे थोड़ी सी स्वेलिंग होती है। हमें लगता है कि नॉर्मल वीकनेस है, लेकिन डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं और केएफटी की जब रिपोर्ट आती है तो क्रोनिक किडनी डिजीज स्टेज 5 डायग्नोस होता है। कोलकाता के फेमस नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप कुमार पहाड़ी सर ने भी कह दिया है कि दोनों किडनीज फेल हो चुकी हैं। वो ऐसा पल था कि जैसे किसी ने पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। हमें अंदाजा भी नहीं था कि हमारे घर में इतनी बड़ी बीमारी दस्तक देगी। देखो, पिछले 3 महीने से डायलिसिस चल रहा है टॉली लाइन्स डायलिसिस सेंटर में। हर हफ्ते हॉस्पिटल, हर हफ्ते इंजेक्शन, हर हफ्ते बिल। हमने कोशिश की किसी को डिस्टर्ब ना करे। देखो, मैं यूट्यूब पे भी मेहनत कर रहा था, सपना था कि अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालूंगा, लेकिन जिंदगी ने एक और बड़ा इम्तिहान रख दिया। डॉक्टर्स ने क्लियरली कह दिया कि किडनी ट्रांसप्लांट ही लास्ट ऑप्शन है। तो ट्रांसप्लांट और उसके बाद के मेडिसिन मिला करके 20 से 30 लाख रुपया खर्चा आएगा। अब हमारे लिए एक नंबर नहीं बल्कि एक पहाड़ है। बट पिछले कुछ वीडियो में आपका ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स मिला है और अब तक हमें 73,000 का कंट्रीब्यूशन भी मिल चुका है। देखो, मैं आपसे 20-30 लाख नहीं मांग रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर 20,000 लोग भी सिर्फ 100 रुपए हमारी मदद कर दे, जो कि हम रोज बिना सोचे खर्च कर देते हैं, तो मेरे भाई को एक नई जिंदगी मिल सकती है। तो किसी रीजन से अगर आप नहीं भी कर पाते हो तो एटलीस्ट 3 लोगों को वीडियो जरूर शेयर कर देना। हो सकता है कि आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। और इस सिचुएशन से आज अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं आप सबके सामने प्रॉमिस करता हूं कि अपनी 7 लाख की ऑडियंस की पावर से दूसरे किडनी फेलियर पेशेंट्स की भी मदद करूंगा और उनके लिए भी क्राउड फंडिंग करूंगा। फिलहाल मैं अपने भाई के सारे डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट्स, प्रिस्क्रिप्शन सब ट्रांसपेरेंट तरीके से ड्राइव में डाल चुका हूं और उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी। आप पर्सनली वेरीफाई कर सकते हो और अगर आप कोलकाता से हो तो पर्सनली विजिट भी कर सकते हो टॉली लाइन्स डायलिसिस सेंटर। देखो, झुक के नहीं लेकिन उम्मीद के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि मेरे भाई को जीने का एक मौका दे दीजिए। आपका दिया हुआ 10 रुपया भी हमारे लिए छोटा नहीं होगा और आपका एक शेयर भी शायद जिंदगी बदल दे। उम्मीद आप ही लोगों से है, क्योंकि रिश्तेदार और सो कॉल्ड अपने लोग 2 महीने पहले फोन उठाना बंद कर चुके हैं। एक समस्या और है कि बैंक कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद आईडी बंद कर दे रही है, तो अगर आईडी ब्लॉक आए तब आप सुपर चैट से हमारी मदद कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं गेम चेंजर की। मेरे हिसाब से ये फिल्म काफी मीडियोकर लगी। एक भी मोमेंट ऐसा फील नहीं हुआ कि ये उसी डायरेक्टर की फिल्म है जिसे कभी इंडियन सिनेमा का बेस्ट कहा जाता था। फिल्म का कॉन्सेप्ट आउटडेटेड लगा, इमोशनल डेप्थ लगभग मिसिंग थी और किसी भी कैरेक्टर से ऑडियंस कनेक्ट नहीं कर पाती। साइड सत्यम का कैरेक्टर तो खास तौर पर बहुत क्रिंज लगा। जरा सोचिए, आप इतने बड़े स्केल की फिल्म बना रहे हो इतने बड़े स्टार के साथ और कॉमेडी के नाम पर ऐसा अप्रोच। वो कैरेक्टर किसी प्योर कॉमेडी फिल्म में सूट करता, लेकिन गेम चेंजर जैसी पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म में बिल्कुल नहीं। और रामचरण का ट्रैफिक सिग्नल पर डांस करके गुस्सा कंट्रोल करना, ये सीन भी काफी अजीब लगा। अगर आपको ऐसे एलिमेंट्स डालने ही थे तो फिल्म को पहले से एक लाइट कॉमेडी के तौर पर मार्केट करते, तब शायद ऑडियंस अलग माइंडसेट से फिल्म देखती और इस तरह की स्क्रीन प्ले को इनवे एक्सेप्टेंस मिल जाता। लेकिन जब आप इसे एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म बताकर प्रमोट करो और फिर ऐसा कंटेंट दो तो ऑडियंस नाराज तो होगी ही। RRR की सक्सेस के बाद रामचरण से उम्मीदें और भी ज्यादा बढ़ गई थी। आचार्य को अलग रख सकते हैं क्योंकि वो अपने डैड के साथ कोलैबोरेशन था, वहां स्क्रिप्ट सिलेक्शन पर ज्यादा सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन गेम चेंजर का स्क्रिप्ट डेफिनेटली डिसअपॉइंटिंग था। अगर तुलना करें तो देवरा पार्ट 1 पेपर पर ज्यादा बेटर लगती है। पैन इंडिया सक्सेस के बाद अगर किसी ने सच में स्क्रिप्ट सिलेक्शन को सीरियसली लिया है तो वो है यश। KGF चैप्टर 2 के बाद लगभग 1 साल तक उनकी अगली फिल्म को लेकर कोई अपडेट नहीं आया। इसका मतलब साफ है वो सही स्क्रिप्ट की तलाश में थे, जबकि बाकी एक्टर्स ने सक्सेस के तुरंत बाद 2-2 फिल्में साइन कर ली। यही जल्दबाजी कई बार मेजर प्रॉब्लम बन जाती है। अब वापस आते हैं गेम चेंजर पर। इस फिल्म का बजट रिकवर
रिकवर करना एक बड़ा चैलेंज है। मेकर्स ने डे 1 कलेक्शन 186 करोड़ बताया, लेकिन थिएटर्स की हालत देखकर ये आंकड़ा डाइजेस्ट करना मुश्किल है। अगर थिएटर्स खाली दिख रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है कि ये कलेक्शन आखिर आ कहां से रहा है। फिल्म के 5 गानों का कंबाइंड बजट 75 करोड़ बताया गया था और इसे प्रमोशनल पॉइंट की तरह इस्तेमाल किया गया। विजुअली गाने ग्रैंड लगते हैं, लेकिन रिपीट वैल्यू लगभग 0 है। एक बार सुनने के बाद दोबारा सुनने का मन नहीं करता। ऐसा महसूस होता है कि एस शंकर ने म्यूजिक से ज्यादा फोकस विजुअल प्रेजेंटेशन पर दिया। ये पैटर्न उनकी पुरानी फिल्मों में भी दिखता है। आई फिल्म का कोई भी गाना उठा लो, सुनने में भले एवरेज लगे लेकिन विजुअली आउटस्टैंडिंग है। एस शंकर अपनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी गानों में डाल देते हैं, क्योंकि अगर वही एक्सपेरिमेंट स्क्रीन प्ले में करेंगे तो फिल्म की थीम डिस्टर्ब हो सकती है। लेकिन गेम चेंजर के केस में यही अप्रोच बैकफायर कर गया। इसके अलावा फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी हेवीली एडिटेड लगता है। इमोशनल सीन्स को जरूरी टाइम ही नहीं दिया गया ताकि इमोशन बिल्ड हो सके। उससे पहले ही नया सीन शुरू हो जाता है, जिससे ऑडियंस न तो कनेक्ट कर पाती है और न ही कन्विंस होती है। यही सेम प्रॉब्लम इंडियन 2 में भी देखने को मिली थी, जहां इमोशनल डेप्थ बिल्ड ही नहीं हो पाई। और यही सबसे बड़ा रीजन बनता है उस सडन डाउनफॉल का, जहां कंटेंट तो बड़ा है, स्केल बड़ा है, बजट बड़ा है, लेकिन दिल को छू लेने वाला इमोशन गायब है। अब जरा उस पॉइंट पर फोकस करते हैं जहां से असली इमोशनल फेल्योर शुरू होता है। जब किसी मूवी का लीड कैरेक्टर अपने ही फैमिली मेंबर्स की इंटीग्रिटी पर सवाल उठाता है और उन्हें खुद अरेस्ट करवाता है, तो ये आइडिया अपने आप में बहुत पावरफुल है, क्योंकि रियल लाइफ में ज्यादातर लोग अपने फैमिली को बचाने के लिए हर हद पार कर जाते हैं। लेकिन इंडियन 2 का कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल उल्टा था। यहाँ अपने ही फैमिली मेंबर को अरेस्ट कराना था। अगर इस सेट पीस को सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता, इमोशन को सही बिल्डअप दिया जाता, तो इंडियन 2 एक बहुत मजबूत फिल्म बन सकती थी। इस तरह का इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शिवाजी द बॉस में शानदार तरीके से दिखाया गया था। जब शिवाजी की वाइफ उसका लैपटॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल को सौंप देती है, उस सीन में जो पेन है, जो इंटरनल स्ट्रगल है, वो ऑडियंस तक पहुंचता है। हमें समझ आता है कि उसने ऐसा स्टेप क्यों लिया, क्योंकि वो अपने हस्बैंड की जान बचाना चाहती थी। और ये चीज जस्टिफाइड इसलिए लगती है क्योंकि फिल्म की शुरुआत में ही पंडित जी वाली प्रेडिक्शन के जरिए ये प्लांट कर दिया गया था कि अगर शादी हुई तो वर की जान को खतरा हो सकता है। मतलब इमोशनल बीज पहले ही बो दिया गया था, जो बाद में जाकर फल देता है। लेकिन गेम चेंजर और इंडियन 2 में ऐसा कोई ग्रेजुअल बिल्डअप दिखता ही नहीं। टाइम के साथ टेंशन बिल्ड नहीं होती, बस एक के बाद एक इंसिडेंट होते चले जाते हैं। अगर आपकी फिल्म में लार्जर देन लाइफ विजुअल्स नहीं है, नेवर सीन बिफोर एक्शन नहीं है, जॉ ड्रॉपिंग कॉमेडी नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो पहले कभी देखा न गया हो, तो फिर आपकी फिल्म का ड्रामा ही आपका यूएसपी बनता है और उस ड्रामा को एलिवेट करता है इमोशन। लेकिन जब इमोशनल सेगमेंट्स ही इम्पैक्ट क्रिएट न कर पाए तो ड्रामा भी फ्लैट हो जाता है। यही वजह है कि गेम चेंजर और इंडियन 2 देखने के बाद आप थिएटर से डिसअपॉइंटमेंट के साथ बाहर निकलते हो। कई बार तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा शिवाजी एट बॉस दोबारा देख लो। और पर्सनली मुझे गेम चेंजर देखते वक्त ऐसा फील हुआ जैसे मैं 10 साल पीछे टाइम में चला गया हूँ, जैसे फिल्म मेकिंग अपडेट ही नहीं हुई। अब अगर टाइम में पीछे ही जाना है तो चलिए एस शंकर का पूरा करियर ग्राफ समझ लेते हैं। एस शंकर मुख्य रूप से तमिल इंडस्ट्री में काम करते हैं और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी वहीं से की। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर शुरुआत की थी, जहां वो स्मॉल और सपोर्टिंग रोल्स किया करते थे। फिर 1993 में उन्होंने जेंटलमैन फिल्म से डायरेक्टोरियल डेब्यू किया। फिल्म के लीड में अर्जुन सर्जा और मधुबाला थे और फिल्म एक कमर्शियल हिट रही। 1994 में इसका हिंदी रीमेक द जेंटलमैन बना, जिसे महेश भट्टे ने डायरेक्ट किया था और जिसमें चिरंजीवी और जूही चावला लीड में थे। इसके बाद 1994 में ही उनकी दूसरी फिल्म कादल रिलीज हुई, जिसमें नगमा और प्रभु देवा लीड रोल में थे। यही वो फिल्म है जिसके सॉन्ग्स आज भी वाइब देते हैं। उर्वशी, मुकाबला, प्रेमिका ने प्यार से, ये सारे चार्ट बस्टर इसी फिल्म से थे। हिंदी में इसका टाइटल हमसे मुकाबला था। करीब 3 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने 15 करोड़ का कलेक्शन किया और कमर्शियल सक्सेस साबित हुई। फिर 1996 में आई इंडियन, जिसे आज भी एस शंकर के बेस्ट वर्क्स में गिना जाता है। ये फिल्म उनके करियर की डिफाइनिंग मोमेंट बनी। इंडस्ट्री में उन्हें बड़े प्लेयर्स के तौर पर देखा जाने लगा। इस फिल्म को ऑस्कर एंट्री के लिए भी भेजा गया था, हालांकि नॉमिनेशन नहीं मिला। 15 करोड़ के बजट के मुकाबले इसने 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। 1998 में आई जीन्स उस दौर की सबसे महंगी इंडियन फिल्मों में से एक। सिर्फ एक गाने पर कई करोड़ खर्च किए गए थे, जिसमें
जिसमें 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को असली लोकेशंस पर शूट किया गया। ये कोई VFX या ग्रीन स्क्रीन नहीं था, बल्कि रियल लोकेशंस पर शूटिंग हुई थी। ये एस शंकर की क्रिएटिव फिल्म मेकिंग का शोकेस था। 2001 में उन्होंने अपनी पहली हिंदी फिल्म नायक डायरेक्ट की, जो उनकी तमिल फिल्म मुद्दल 1 का रीमेक थी। तेरी स्कूटी के एक एक भाग को अलग करके चोर बाजार में बेच दिया। जा ढूंढ ले जाकर। मिस्टर उदय मोहिते, तुम्हारा फैक्स मशीन ऑन है क्या? क्यों, तेरे को क्या? मुझे कुछ नहीं, तुम्हें सस्पेंशन ऑर्डर भेजा है। ठीक से छपा है कि नहीं देख लो, वरना फिर से भेजता हूँ। सर, आप कौन बोल रहे हैं सर? CM। थिएटर रन में फिल्म ने औसत परफॉर्म किया, लेकिन टीवी पर टेलीकास्ट के बाद कल्ट क्लासिक बन गई। वन डे CM वाला कॉन्सेप्ट आज भी पॉपुलर है। 2005 में आई अनियन, जिसे हिंदी में अपरिचित कहा गया। विक्रम और सदा लीड रोल में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही और सैटेलाइट पर भी बेहद पॉपुलर हुई। खास बात ये थी कि इस फिल्म में पहली बार एस शंकर ने AR रहमान के साथ काम नहीं किया, बल्कि म्यूजिक हैरिस जयराज ने दिया और उन्होंने शानदार काम किया। फिल्म के सॉन्ग्स और बैकग्राउंड स्कोर दोनों ही इम्पैक्टफुल थे। पर्सनली आज भी अपरिचित को मैं एस शंकर का बेस्ट वर्क मानता हूँ। 2007 में रिलीज हुई शिवाजी द बॉस 60 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने करीब 150 करोड़ का कलेक्शन किया। डायलॉग्स आज भी पॉपुलर हैं। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला आता है। डायलॉग राइटर सुजाता थे, जिन्होंने इंडियन, अपरिचित और मुद्दल 1 के भी डायलॉग लिखे थे। ये पहली तमिल फिल्म थी जिसने 100 करोड़ प्लस का कलेक्शन किया। सिर्फ एस शंकर के लिए नहीं, बल्कि पूरे तमिल सिनेमा के लिए माइलस्टोन। 2010 में आई रोबोट, एक विजुअल स्पेक्टिकल। ये फिल्म उस साल की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्मों में शामिल रही। टॉप 7 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्मों में ये इकलौती तमिल फिल्म थी, बाकी 6 बॉलीवुड की थी। इसने माय नेम इज खान, दबंग, तीसमर खान, गोलमाल, हाउसफुल और राजनीति जैसी फिल्मों को कलेक्शन में पीछे छोड़ा। दिलचस्प बात यह है कि नायक के बाद उनकी अगली फिल्म रोबोट ही होने वाली थी। कमल हासन और प्रीति जिंटा को लीड में कास्ट भी किया गया था और इनिशियल फोटोशूट्स भी हो चुके थे, लेकिन डेट इशू के चलते प्रोजेक्ट ड्रॉप हो गया। बाद में उन्होंने बॉयज पर काम किया। फिर शिवाजी द बॉस के रिलीज के करीब 1 महीने बाद उन्होंने दोबारा रोबोट बनाने का फैसला किया। इस बार उन्होंने शाहरुख खान को अप्रोच किया और उनके अपोजिट प्रियंका चोपड़ा को कास्ट करने की प्लानिंग थी। शाहरुख खान और एस शंकर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से रोबोट प्रोजेक्ट एक बार फिर रुक गया। 2008 में आखिरकार रोबोट का प्लान फिर से रिवाइव हुआ। इस बार एस शंकर ने रजनीकांत सर के साथ इसे बनाने का फैसला किया और उनके अपोजिट ऐश्वर्या राय को कास्ट किया गया। यहाँ एक और दिलचस्प फैक्ट है, 1996 में इंडियन के बाद एस शंकर ने रजनीकांत सर को 3 फिल्मों की स्टोरी लाइन सुनाई थी, शिवाजी द बॉस, रोबोट और आई। उस वक्त रजनीकांत सर ने तीनों प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आगे चलकर उन्होंने शिवाजी द बॉस और रोबोट दोनों कर ली, सिर्फ आई नहीं की, जिसे बाद में 2015 में शंकर ने चियान विक्रम के साथ बनाया। आई भी शंकर की क्रिएटिविटी का बड़ा शोकेस थी। करीब 100 करोड़ के बजट पर बनी इस फिल्म ने लगभग 240 करोड़ का कलेक्शन किया और कमर्शियल हिट रही। हालांकि आई से पहले उन्होंने 3 इडियट्स का तमिल रीमेक ननबन भी बनाया था। फिर 2018 में रिलीज हुई 2.0, जो 2010 की रोबोट का सीक्वल थी। ये फिल्म लगभग 400 से 600 करोड़ के बजट पर बनी थी और उस समय इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी। फिल्म का स्केल और विजुअल्स वाकई उस बजट को जस्टिफाई करते थे। बॉक्स ऑफिस पर इसने करीब 700 से 800 करोड़ तक का कलेक्शन किया। अगर इसे मिक्स रिव्यू न मिले होते तो ये और बड़ा नंबर छू सकती थी। 2.0 की खास बात ये थी कि इसमें हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था। विलन ग्रे शेड में था और जिस मकसद के लिए वो लड़ रहा था वो पूरी तरह गलत भी नहीं था। जितना भी कलेक्शन हुआ उसके बेस पर ये 2018 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बनी और आज तक हाईएस्ट ग्रॉसिंग तमिल फिल्मों में गिनी जाती है। लेकिन इसके बाद करीब 4 साल तक एस शंकर की कोई फिल्म नहीं आई और फिर जो फिल्म आई वो थी इंडियन 2। अपने करियर में इतने लंबे समय तक पीक पर रहने के बाद इंडियन 2 जैसा सडन डाउनफॉल सच में इमेजिन करना मुश्किल है। जिस डायरेक्टर ने 2.0 जैसी हाई स्केल फिल्म बनाई हो उसकी अगली फिल्म इंडियन 2 जैसी क्रिंज निकले, ये किसी ने सोचा नहीं था। और हम अभी इंडियन 2 के डिसअपॉइंटमेंट से बाहर भी नहीं आए थे कि तुरंत गेम चेंजर रिलीज हो गई, जो एक और बड़ा डिसअपॉइंटर साबित हुई उनकी फिल्मोग्राफी में। यहाँ एक पैटर्न नोटिस होता है, एस
शंकर की फिल्मोग्राफी में जो डाउनफॉल दिख रहा है वो खासकर 2018 के बाद की फिल्मों में नजर आता है। 2018 से 2024 के बीच पेंडेमिक आया जिसने सिनेमा देखने का एक्सपीरियंस पूरी तरह बदल दिया। एक सोचिए, जो डायरेक्टर 2005 में अपरिचित जैसी मूवी बना चुका है वही 2025 में गेम चेंजर जैसी फिल्म लेकर आता है तो थोड़ा अजीब तो लगेगा ही। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जब बच्चा पहली क्लास में था तब आप उसे 16 सिस्टम पढ़ा रहे थे और अब जब वही बच्चा 5वीं में पहुंच चुका है तो आप उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखा रहे हो। मतलब ग्रोथ रिवर्स डायरेक्शन में चली गई। इसलिए मुझे पर्सनली लगता है कि एस शंकर को अब अपने उस पुराने बबल से बाहर निकलना होगा। उनकी जो टीवी वाली ऑडियंस थी जो शिवाजी द बॉस, अपरिचित, नायक, रोबोट को बार बार टीवी पर देखती थी वो अब OTT पर शिफ्ट हो चुकी है। और जब ऑडियंस का प्लेटफॉर्म बदल गया है, उनका एक्सपोजर बदल गया है, उनका टेस्ट इवॉल्व हो गया है तो फिल्म मेकिंग का अप्रोच भी बदलना पड़ेगा। अगर वो अभी भी उसी पुराने टेम्पलेट पर फिल्में बनाते रहेंगे जो 2010 के आसपास वर्क करता था तो हर नेक्स्ट रिलीज बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हो सकती है। वैसे जो सिचुएशन आज एस शंकर फेस कर रहे हैं कुछ हद तक वही प्रॉब्लम रोहित शेट्टी के साथ भी देखने को मिलती है। पेंडेमिक से पहले जिस टाइप का मसाला सिनेमा चलता था वो आज भी उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि रोहित शेट्टी के कंपैरिजन में एस शंकर कहीं ज्यादा मंजे हुए और क्रिएटिव डायरेक्टर हैं क्योंकि अपरिचित, रोबोट और आई जैसी हाईली क्रिएटिव फिल्में हर कोई नहीं बना सकता और इसी वजह से मुझे अब भी लगता है कि एस शंकर कमबैक कर सकते हैं और उन्हें कमबैक करना भी चाहिए। लेकिन सच कहूँ तो इंडियन 3 मुझे वो कमबैक वाली फिल्म नहीं लगती। अगर उन्हें सच में वापसी करनी है तो फिर से कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आना होगा जो इंडियन ऑडियंस ने पहले कभी न देखा हो। उनके अंदर वो पोटेंशियल आज भी है, बस जरूरत है खुद को अपडेट करने की, अपने स्टोरी टेलिंग स्टाइल को इवॉल्व करने की और इमोशनल डेप्थ को वापस लाने की। तो ये थे वो सारे रीजन जिनकी वजह से आज एस शंकर अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं और मैं दिल से होप करता हूँ कि वो जल्द ही एक दमदार कमबैक करें और इंडियन 2 से पहले जो रिस्पेक्ट उन्हें एक डायरेक्टर के तौर पर मिलती थी उसे फिर से अर्न करें। बाकी आप लोगों का क्या मानना है? इंडियन 2 और गेम चेंजर के बॉक्स ऑफिस फेलियर के पीछे असली वजह क्या है? और ये भी कमेंट में जरूर बताइए कि एस शंकर की कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है। जहाँ तक मेरी बात है उनकी पूरी फिल्मोग्राफी में से आज भी अपरिचित, आई, शिवाजी द बॉस और रोबोट मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्में हैं। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।